Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईएनए हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं देश और विदेश की टॉप डिफेंस अपडेट्स को। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करेंगे फ्रांस से आई एक बड़ी अपडेट से। फ्रांस के राष्ट्रपति के डिप्लोमेटिक एडवाइजर एमैनुएल बोन इस समय भारत के दौरे पर हैं, जहां पर वो भारत में 36वें दौर की जो भारत फ्रांस की स्ट्रेटेजिक डायलॉग है उसको अटेंड करेंगे। और माना जा रहा है इसी दौरान वो भारतीय नौसेना के लिए एडिशनल 3 कलवरी क्लास की जो सबमरीन्स हैं उनका प्रस्ताव भी दे सकते हैं। जी हाँ, 3 कलवरी क्लास यानी फ्रेंच स्कॉर्पियन क्लास की जो सबमरीन है इसका प्रस्ताव फ्रांस से आ सकता है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय नौसेना के लिए इस समय जो 6ठी सबमरीन है इसी क्लास की, उसकी डिलीवरी भारतीय नौसेना को इसी वर्ष हो जानी है और उसके बाद जो मुंबई डॉकयार्ड है वो आइडल हो जाएगा। और फ्रांस जो कि ऑलरेडी प्रोजेक्ट 75I से विड्रॉ कर चुका है, वो भारत को एडिशनल जो सबमरीन्स है उनका ऑफर कर रहा है, लेकिन भारतीय नौसेना इस समय एडिशनल जो 3 सबमरीन्स है इनकी तरफ नहीं जाने के लिए इच्छुक है, बल्कि इंडियन नेवी का जो ध्यान है वो प्रोजेक्ट 75I पर ही केंद्रित है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भी इंडियन नेवी को ही लेकर के आ रही है। इंडियन नेवी ने आईडेक्स इनिशिएटिव के अंतर्गत सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ऑटोनोमस वेपनाइज्ड बोट स्वार्म्स को लेकर के है, जो कि इंडियन नेवी के लिए होंगी। दरअसल सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ड्रोन स्टार्टअप्स के लिए जाने जाते हैं और ये भारतीय नौसेना के लिए पहली वेपनाइज्ड ऑटोनोमस अनमैन्ड बोट को विकसित करेंगे, जो कि स्वार्मिंग कैपेबिलिटीज़ के साथ में आएंगी। इंडियन नेवी इनिशियली तकरीबन 12 सिस्टम्स की तलाश कर रही है जिनको वो खरीदेगी और इन्हें टेस्टिंग और ट्रायल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन बाद में जो ऑर्डर्स हैं उनको एक्सपेंड भी किया जाएगा। इंडियन नेवी इस प्रकार की जो बोट्स हैं इनको फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर देखती है, क्योंकि इनके आने के बाद जो मिशंस हैं वो काफ़ी इजी हो जाएंगे। और इसके अलावा इंडियन नेवी जो है वो अलग अलग जो कह सकते हैं प्लेटफॉर्म्स हैं उनको प्रोक्योर करने वाली है, जिसका इस्तेमाल इंडियन नेवी के मिशंस जैसे कि हाई स्पीड इंटरडिक्शन, कोस्टल सर्विलेंस और भी दूसरे जो मिशंस हैं उनमें किया जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट अमेरिका के लेजेंडरी F-117 नाइटहॉक को लेकर के आ रही है। दोस्तों, हमने बचपन से इस एयरक्राफ्ट के बारे में काफ़ी कुछ सुना है और डेजर्ट स्टॉर्म में इसने जिस प्रकार की तबाही मचाई थी उसके बाद से इसको एक अलग ही ख्याति मिल चुकी है। और यूएस एयरफोर्स ने वैसे तो 2008 में इन एयरक्राफ्ट्स को रिटायर कर दिया था, लेकिन लगातार उसके बाद भी इनकी साइटिंग्स होती रही हैं। और अब ऑफिशियल रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि यूएस एयरफोर्स एक बार फिर से F-117 नाइटहॉक्स को सर्विस में वापस ला रही हैं, जो कि 2034 तक अब सर्विस में बने रहेंगे। यानी इन्हें तकरीबन 10 वर्षों का अभी से अगर देखें तो एक एक्सटेंशन लाइफ मिलने वाली है। और इनके इस्तेमाल की बात करें तो अभी इन्हें कोई ऐसे मिलिट्री ऑपरेशन में तो इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इन्हें ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये अमेरिका के शुरुआती स्टेल्थ फाइटर्स में से एक रहे हैं और इसका जो योगदान रहा है वो अलग अलग युद्धों में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी रहा है। यूएस एयरफोर्स के अधिकारियों का ये कहना है कि फ़िलहाल ये एयरक्राफ्ट कैपेबल है और हम इन्हें ट्रेनिंग एक्सरसाइज में इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये एयरक्राफ्ट सिर्फ ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर ये अपने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो एनिमी के टारगेट्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी को प्राप्त कर चुके हैं। और अमेरिका के वैज्ञानिकों के द्वारा इसको कुछ मेजर अपग्रेड्स भी दिए गए हैं, ऐसा भी दावा किया जाता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट अमेरिका के AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को लेकर के आ रही है। रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि अमेरिका ने अपने अपाचे हेलीकॉप्टर को एक एक्स्ट्रा लेयर का जो डिफेंस है वो प्रदान किया है। हम सब जानते हैं कि रशिया यूक्रेन युद्ध में जो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उन्होंने हेलीकॉप्टर्स को काफ़ी क्षति पहुंचाई है और इसका सबसे ज़्यादा शिकार बने हैं रशिया के कामोव के A-52 जैसे जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनका शिकार मैन पैड्स ने किया है। और इसी चीज़ से सबक लेते हुए यूएस आर्मी के जो AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं इनको कॉमन इंफ्रारेड काउंटर मेजर सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम, जिसको CIRCM के नाम से जाना जाता है, उनसे इक्विप किया गया है, जो कि शॉर्ट रेंज की हीट सीकिंग मिसाइल्स के अगेंस्ट उनको एक रोबस्ट डिफेंस प्रदान करेंगे। और अमेरिका इसको लगातार टेस्ट भी कर रहा है और माना जा रहा है कई वेबसाइट्स के द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं उनमें कि अमेरिका के जितने भी अपाचे की फ्लीट्स हैं उन सब में CIRCM को इंटीग्रेट किया जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इनको प्रोटेक्ट करेंगे। अब अगर हम CIRCM की बात करें तो ये एक डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम है, जो कि क्रूशल एक एक्स्ट्रा लेयर की डिफेंस प्रदान करता है हेलीकॉप्टर को किसी भी मिसाइल के अगेंस्ट में, जो कि खासकर हीट सीकिंग होती हैं। और हालिया पिक्चर जो सामने आई थी उनमें देखा भी गया था कि इसकी जो विंग टिप है उसके पास यह सिस्टम ऑलरेडी इंटीग्रेट भी किया जा चुका है और इसकी टेस्टिंग लगातार चल रही है। हमारी अगली बड़ी अपडेट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आ रही है। DRDO के एक नए प्रोजेक्ट के बारे में पता चला है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि DRDO स्वदेशी तौर पर एयरक्राफ्ट अरेस्टिंग सिस्टम्स का निर्माण कर रही है,
जो कि टैक्टिकल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। दरअसल आपको हम बताना चाहेंगे, अरेस्टिंग सिस्टम्स को हमने आमतौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर्स में देखा है। जब आप देखते हैं कि कोई भी एयरक्राफ्ट लैंड होता है जब एयरक्राफ्ट कैरियर में, तो उसमें एक वायर होती है जहां पर वो हुक को फंसाते हैं और उसके बाद जो एयरक्राफ्ट है वो रुक जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से आप इस सिस्टम को समझ सकते हैं कि ये भी एक विशेष सिस्टम होता है जिसको हम एयरक्राफ्ट अरेस्टिंग सिस्टम कहते हैं। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है, मान लीजिए कोई शॉर्ट रनवे है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह नहीं है एयरक्राफ्ट के उतरने की, तो वहाँ पर एयरक्राफ्ट को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। या मान लीजिए कि एयरक्राफ्ट में कोई तकनीकी खराबी आ जाती है टेक ऑफ करते समय और उससे एयरक्राफ्ट खुद नहीं रोक सकता है अपने आप को, स्पीड ज़्यादा होती है और पायलट के लिए इजेक्ट करने का समय काफ़ी कम भी होता है, तो ऐसे में भी ये जो सिस्टम्स हैं ये एयरक्राफ्ट को रोकने में काफ़ी काम आते हैं। तो इनका जो निर्माण है वो DRDO के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि ये कब तक बन के तैयार होंगे इसके बारे में अभी कुछ भी टिप्पणी कर पाना थोड़ा मुश्किल है। हमारी अगली बड़ी अपडेट जनरल एटॉमिक्स को लेकर के आ रही है। दोस्तों, हम सबको पता है कि इंडियन नेवी जनरल एटॉमिक्स के द्वारा बनाए गए MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स को ऑपरेट करती है और माना जा रहा था कि इंडिया के द्वारा MQ-9Bs का जो एडिशनल ऑर्डर है वो प्लेस किया जाएगा, जिनकी संख्या 30 हो सकती है और 60% संख्या का जो निर्माण है वो भारत में ही किया जाएगा। और इसी बीच जनरल एटॉमिक्स ने भारत की फौजिंग कंपनी भारत फौज के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है, जहां पर अब भारत फौज लिमिटेड के द्वारा जो MQ-9B के कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं जैसे कि लैंडिंग गियर्स हो गए, इनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में की जाएगी और दूसरे जो सब असेंबलीज और असेंबलीज के काम हैं वो भी भारत में भारत फौज के द्वारा ही किए जाएंगे। ये माना जा रहा है कि इस समय जनरल एटॉमिक्स अपना जो एक इकोसिस्टम है वो भारत में विकसित कर रहा है और आने वाले समय में इसमें भी कोई ताज्जुब होगा नहीं कि अगर भारत के द्वारा ऑर्डर किए गए जो MQ-9Bs हैं उनका निर्माण हमें भारत में होता दिखाई भी पड़े। और डिफेंस एक्सपर्ट्स भी इसे काफ़ी अच्छे तरीके से देखते हैं, क्योंकि भारत जो MQ-9B का ऑर्डर प्लेस करने वाला है, यहाँ पर जनरल एटॉमिक ने ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का भी प्रस्ताव भारत को दिया हुआ है। अपनी अंतिम अपडेट में बात करने वाले हैं डसाल्ट एविएशन के बारे में। डसाल्ट एविएशन के लिए वर्ष 2021, 2022, 2023 लाइन से ये जो साल हैं ये काफ़ी खास हैं, क्योंकि एक तरफ जहां अभी ये रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी ने राफेल M को सेलेक्ट कर लिया है और इंडियन एयरफोर्स राफेल F4 स्टैंडर्ड को कंसीडर कर रही है, तो वहीं अगर हम पिछले साल की बात करें तो डसाल्ट एविएशन को रिकॉर्ड 92 एक्सपोर्ट ऑर्डर मिले थे, जिसमें से 80 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर यूनाइटेड अरब अमीरात ने किया था, 6 का ऑर्डर ग्रीस ने किया था, 6 का ऑर्डर इंडोनेशिया ने किया था। वहीं वर्ष 2021 में टोटल 49 ऑर्डर मिले थे, जिसमें से 37 एक्सपोर्ट ऑर्डर थे और 12 ऑर्डर फ्रांस की वायुसेना के द्वारा किए गए थे। और अब तक तकरीबन 14 जो राफेल एयरक्राफ्ट हैं इनको डिलीवर किया जा चुका है और 13 इस समय शेड्यूल किए गए हैं डिलीवरीज के लिए। और यहाँ से एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि डसाल्ट एविएशन का जो दबदबा है अब वो एविएशन इंडस्ट्री में कायम हो रहा है। और चिंता इस चीज़ की है कि अगर भारत ने एक बल्क ऑर्डर दिया डसाल्ट एविएशन को तो उसकी डिलीवरीज को लेकर के अनिश्चितताओं के बादल मंडराएंगे, क्योंकि जब तक ये ऑर्डर पूरे नहीं कर पाएगा फ्रांस, भारत को राफेल एयरक्राफ्ट नहीं मिलेंगे। इसलिए एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर अब भारत ने एडिशनल ऑर्डर्स का प्लेस किया राफेल का, तो भारत इनकी लोकल असेंबली का जो बात है वो भी फ्रांस से करेगा, ताकि जो एयरक्राफ्ट्स की डिलीवरीज हैं वो जल्द से जल्द भारत में शुरू की जा सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।